वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रोग्राम इकोनॉमिक व्यूज़ में हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सजेशंस दे रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रपोजल्स भी दिए हैं और वो ये कहते हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है, जो प्रपोजल्स उन्होंने दिए हैं, तो उससे पहले साल में 500 बिलियन का डेफिसिट कम हो सकता है। ख्वाजा साहब, ये जो आपने बात की, जब 500 बिलियन का डेफिसिट कम हो सकता है, तो इसमें आपने क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स लगाने की बात की है? हमने एग्रीकल्चर, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो क्या आप लॉ में अमेंडमेंट करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रपोज करेंगे? हम ये कहते हैं कि हर इनकम जो है, जो टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर आप टैक्स लें। ठीक है, प्रोविंशियल उसमें लें आप या फेडरल उसमें लें, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि उसके अंदर, उसकी वजह ये है कि प्रोविंशियल के अंदर एनएफसी अवार्ड के अंदर आप पैसे दे ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है ना। या तो ये आप ये करिए कि आप अगर कलेक्शन की पोजीशन में नहीं है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, तो आप एफबीआर को दे दें। बहुत सारी जो प्रोविंशियल इनकम्स हैं, जैसे सेल टैक्स है, सेल टैक्स को अगर देखा जाए तो ओरिजिनली वो प्रोविंशियल इनकम है, सर्विसेज पे, लेकिन अगर नॉर्मली दुनिया में आप देखेंगे तो सेल टैक्स जो है वो प्रोविंस होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपके मुल्क के अंदर सेल टैक्स जो है वो फेडरल है। देखिए, वो वैट सिस्टम पे हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, वैट सिस्टम है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं, वैट सिस्टम की वजह नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली सेल टैक्स जो है अगर आप दुनिया में उठाएंगे तो वो प्रोविंशियल ही होता है, लेकिन आपने एक बनाया हुआ। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पास प्रोविंस में अपने वसाइल नहीं है, तो आप कोई आधा % 1% दे के फेडरल को दे दीजिए, ठीक है, फेडरल उसको वसूल कर ले। सही बात ये है कि आप छोटे काश्तकारों पे ना लगाएं। आपके पास बड़े बड़े आड़ती यहाँ बैठे हुए हैं जो पूरी देखिए सिस्टम क्या बनाया गया है। सिस्टम ये बनाया गया है कि यहाँ पर 200-500 ज़मींदारों की जो है ज़मीन जो है वो एक आड़ती लेता है। आड़ती उसको फर्टिलाइज़र भी देता है, बीज भी देता है, खाद भी देता है, सारी चीज़ें देने के बाद वो उससे पूरी की पूरी फसल खरीद लेता है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट भी उसकी है, मैन पावर आपकी है, ज़मीन आपकी है। आपको तो वो प्राइस दे रहा है 750 रुपये मन, और वो गवर्नमेंट को बेच रहा है 950 रुपये मन। 200 रुपए को डायरेक्ट टैक्स हो जाना चाहिए, आप कह रहे हैं? 200 रुपए को डायरेक्ट टैक्स हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वजह है कि वो इनकम कहाँ जा रही है, वो इनकम उसकी जेब में जा रही है और वो उसकी नेट इनकम है, वो टैक्स हो जानी चाहिए। फिर आपके पास जो आपने मुल्क के अंदर एक निज़ाम बना दिया कि जी फला एरिया जो है वो टैक्स फ्री एरिया हो जाएगा। फाटा के अंदर जो है, कराची के अंदर 16% से 21% टैक्स है, वहाँ पे 7% टैक्स है। क्यों भाई? पूरे मुल्क के अंदर कंपटीशन बराबर होना चाहिए, इंडस्ट्री को बराबर चलना चाहिए, इंडस्ट्री को बराबर लड़ना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि गेट का निज़ाम आप लाए हैं कि दुनिया के बराबर हमें अपने टैरिफ्स को लाना है, तो आप मुल्क के अंदर दोहरे निज़ाम ना चलाएं। इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कंपटीशन इक्वल होना चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए। ये बात से तो बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ। ख्वाजा साहब, ये बताइए कि अभी हाल में गवर्नमेंट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए। जुर्म है। हम तो इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। उसकी वजह यह है कि आप अपने शाहाना ख़र्चों को रोक कर लोगों को रिलीफ दीजिए। पेट्रोल की प्राइस अगर आप बढ़ाएंगे, पेट्रोल के अंदर आप इस वक्त भी 10 रुपये लेवी ले रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये लीटर पे आप ले रहे हैं। आप उस लेवी को कम करिए, आप अपने शाहाना खर्चों को रोकिए, आप उसका रिलीफ जो है आम आदमी को दीजिए। क्योंकि पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उससे आपका जितना भी इकोनॉमी सिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। एक गरीब आदमी जो है, देखिए, एक अमीर आदमी को 10 रुपये पेट्रोल बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गरीब आदमी का अगर 3 रुपये किराया बढ़ेगा तो उसका महीने का 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। उसकी 7,000 रुपये की तनख्वाह या 10,000 रुपये की तनख्वाह के अंदर 100 या 200 रुपये जो है बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। उसके 2 दिन की रोटी पकती है घर में। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएंगे, डीजल की प्राइस बढ़ाएंगे, किराए बढ़ेंगे, उसके बाद जब सब्जी ट्रांसपोर्ट होगी तो उसका पैसे बढ़ेंगे, जब आटा ट्रांसपोर्ट होगा, जब गोश्त ट्रांसपोर्ट होगा, कोई मतलब ये सही बात है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे, तो ये आपकी बेसिक वो है। तो इसके ऊपर जो है हम तो इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको फिल और फौरी वापस ले। ख्वाजा साहब, लास्ट माजी में एमक्यूएम ने इस पेट्रोल इंक्रीज पे गवर्नमेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया था और अलग भी हो गए थे, और इस प्रेशर से उन्होंने प्राइसेस को कम करवा दिया था।
उस कमेटी के अंदर मैं खुद आप उसके मेंबर हूँ मैं। तो लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर हमने स्टैंड लिया और उनको इतने स्ट्रॉन्ग शवाहिद दिए, तो उसके बाद बदकिस्मती से 4 महीने से उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। उसकी वजह ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि ओगरा का काम है। हम सवाल ये करते हैं कि ओगरा पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो क्या अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर में। बात यह है कि नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। ये नो डाउट दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ी है तो उसको आप सब्सिडाइज कर सकते हैं। जब आप 200 अरब रुपए बड़े बड़े जागीरदार और वडेरों को सपोर्ट प्राइस में दे सकते हैं, या बेनजीर सपोर्ट स्कीम के अंदर आप 32 से 34 अरब रुपए दे सकते हैं, तो आप 18 करोड़ आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम का इस वक्त पेट्रोल जो हाइक है, क्या आज भी आप इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, या आप गवर्नमेंट के ऊपर कैसे प्रेशर डालते? देखिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे पड़ता है। एक गरीब आदमी जो है ना, बसों के किराए 3 से 5 रुपए अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी सारी कॉस्टिंग आउट हो जाती है। वो उसके आप देखेंगे 4 साल में हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। तो आप तो कराची के रूलर्स हैं सर, अगर मैं सिंध को कहूँ तो शायद ठीक ना होगा, लेकिन कराची हैदराबाद तो आपकी 80% आपकी मेजॉरिटी है। 80% से ज़्यादा। बात ये है कि तो आपने क्या इस वक्त स्टेप लिया है? देखिए, क्योंकि मैं आपको एक कंपैरिजन दे देता हूँ कि जो मूंग की दाल 4 साल पहले 50 रुपए की थी, आज 135 रुपए है। जो माश की दाल 62 रुपए थी, आज वो 135 रुपए है। जो चीनी थी 25 रुपए थी, आज 65-70 रुपए तक पहुंच गई है। एमक्यूएम इस पे क्या स्टांस ले रही है? क्योंकि देखिए, एमक्यूएम अपने आप को कहती है कि हम गरीबों की पार्टी है। हम एक ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं, एमक्यूएम को एक कहते हैं, और ये बिल्कुल राइट है, उन पे छोटे से लेकर ऊपर तक उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो एमक्यूएम क्या कर रही है? क्योंकि आप इस वक्त नेशनल असेंबली में भी हैं, प्रोविंशियल असेंबली में, आप हुकूमत में हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात हर बार कर देना कि एमक्यूएम जो है वो इस्तीफे दे दे और इस्तीफे मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा कि क्या आप क्या प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर? असल में बात ये है कि फोरम जो है वो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली या सेनेट ही है जी, बिल्कुल, जिसके अंदर आवाम के मसाइल को ले जाकर आपने उजागर करना है। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। अब हम नेशनल असेंबली के अंदर 25 लोग हैं, सेनेट के अंदर हम 7 लोग हैं, प्रोविंशियल असेंबली में हम 51 लोग हैं। बिल्कुल। एमक्यूएम हर जगह पे स्टैंड ले रही है। एमक्यूएम हर जगह के ऊपर जो है अपनी आवाज़ उठाती है। एनआरओ के मामले में हमने आवाज़ उठाई, पेट्रोलियम की प्राइस के ऊपर हम बाहर आए, सारी चीज़ों में हम ले रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी आवाज़ अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। अल्लाह से दुआ करें कि नेक्स्ट इलेक्शन आए, लोग अपने जैसे मुतवसत तबके को लोगों को असम्बलियों में लाएं, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। हम ये नहीं कहते कि एमक्यूएम में आएँ, लेकिन एमक्यूएम की अगर पॉलिसी सही है तो उसके साथ खड़े हों। आप जब गवर्नमेंट से अलग होने की बात करते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाती है, गिरने के स्टांस पे आ जाती है। लेकिन हमने ये देखा है कि आप कुछ अरसे के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर आप थोड़े से फिर मिल जाते हैं। तो इसमें कोई देखिए ना, आप यानी आपका या तो आपकी बातें मान ली जाती हैं या कोई और वजह है। देखिए, बात यह है कि हम किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते कि बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि 64 साल के अंदर 34-35 साल इस मुल्क के अंदर जो आमरीत रही जी, बल्कि इससे ज़्यादा ही रही हो जी जी। अब एक निज़ाम चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसको डिरेल एमक्यूएम नहीं करना चाहती। एमक्यूएम जो है उस जगह के ऊपर, बहुत जगहों के ऊपर जो है वो वक्त के तकाजे के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। जब ये निज़ाम चलेगा, लोगों को छन्ना लगेगा, अच्छे लोग रहेंगे, बुरे लोग निकलते जाएंगे। लेकिन ये निज़ाम अगर हमने इस तरह से आके फिर वो कर दिया तो बात ये आएगी कि एमक्यूएम ने ये निज़ाम गिरा दिया। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी जगह के ऊपर जो है कोई ऐसा फिर मामला आ जाए। फिर मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क का एक हिस्सा जो है वो जंग के अंदर है, दूसरा हिस्सा जो था आपको पता है कि जितनी भी कुदरती आफात आई, सैलाब आए, ये आए वो आए, बलूचिस्तान जो है किस वक्त सबसे ज़्यादा हालात में है। तो इन हालात के अंदर जो है किसी सूरत में भी आपको देखें, एक आदमी जो बाहर बैठकर देख रहा है वो तो ये देख रहा है कि आटे की कीमत बढ़ गई, आप गवर्नमेंट छोड़ दें। लेकिन लेकिन आप ऐसे कोई स्टेप्स लेते हैं या मेजर्स क्या ले रहे हैं जिससे ये प्राइसेस नीचे आ जाए? हमें ओवरऑल पूरे मुल्क की सिचुएशन को देखना है कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। देखें, सख्त वक्त आया हुआ है, ठीक, सबको मिल बैठकर इस मुल्क को इस वक्त बचाना है। सही, जब ये मुल्क बचेगा तो ये फिर आटा भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, पेट्रोल भी देखेंगे। कोशिशें हमारी हैं, हमने आपको बताया कि हम बजट की प्रपोजल भी दे रहे हैं, आज नहीं सुने जाएंगे, कल सुने जाएंगे। लेकिन बात यह कि एमक्यूएम अपना फ़र्ज़ तो अदा कर रही है ना। एमक्यूएम का जो फ़र्ज़ था कि एमक्यूएम एक मुतवसत तबके की जो जमात है वो मुतवसत तबके की आवाज़ को लेकर आगे जा रही है। अब ये आवाम का फ़र्ज़ है कि आवाम जो है उन लोगों को मुंतखब करके आगे असम्बलियों में लेके जाए
जो उनके मसाइल को हल करे। ख्वाजा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा चूँकि टाइम हमारा शॉर्ट है। मुझे ये बताइए कि टैक्स रेशो पाकिस्तान में कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ गवर्नमेंट में भी हैं, आप एक पार्टी को भी बिलोंग कर रहे हैं। हमें इस वक्त ज़रूरत ये है कि हमारा टैक्स रेशो बढ़ाया जाए। टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है दूसरे ममालिक के, जो पड़ोसी ममालिक हैं हमारे, इसको बढ़ाने के लिए क्या तजवीज़ आपकी? इसकी तजवीज़ ये है, ये तो कई बार रिपीट हो गई ये बात, लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ कि बात ये है कि हर टैक्सेबल इनकम को टैक्स कर दीजिए। आप कराची के अंदर या रूरल इलाकों के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है, आप अगर किसी आदमी को भी टैक्स से आप बरूल ज़िम्मा ना छोड़ें। मैं ये कहता हूँ कि अगर कराची का एक दुकानदार या लाहौर का एक दुकानदार या फैसलाबाद का एक दुकानदार टैक्स नहीं देता तो उसको भी टैक्स देना चाहिए, लेकिन सामने एग्रीकल्चर टैक्स भी होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको दो निज़ाम नहीं इस मुल्क में बनाने, एक निज़ाम बनाना है कि जी बात यह है कि आप 3 लाख रुपए से ऊपर की अगर इनकम कर रहे हैं तो अपना हक अदा करिए। आप टैक्स को भत्ता मत समझें, आप उसको नेशनल कंट्रीब्यूशन समझ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टैक्स देंगे तो हुकूमत चलेगी, आपको तालीम की सेहत, आपको मेडिकल की सेहत, आपको सब्सिडीज़ ये तभी मिल सकती हैं। ख्वाजा, इसको एक ऑल्टरनेटिवली अगर लें तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि आप एफबीआर से करप्शन ख़त्म कर दें और हरासमेंट ख़त्म कर दें तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाए? देखिए, बात ये है कि यहाँ पर आके फिर मैं मुत्तफिक नहीं हूँ आपसे, क्योंकि आपने खुद कहा कि 400 बिलियन की करप्शन है। हाँ, लेकिन तो देखिए मेरी बात सुने, यहाँ मैं मुत्तफिक इसलिए आपसे नहीं हूँ, पहले अपना फ़र्ज अदा करें। मैं अपनी जेब से टैक्स निकाल के, मैं अगर एडवांस में ये कहना शुरू कर दूँ कि जी वो तो करप्शन है, मैं अगर टैक्स दूंगा वो खा जाएंगे, मैं पहले अपना हक अदा करूं कि मैंने 10 रुपये दिए, फिर मैं खड़ा होकर एहतसाब करूं कि जी मैंने 10 रुपये दिए थे, मेरे 10 रुपये कहाँ गए। लेकिन अगर ये बात कर देना कि जी मैं दूंगा तो खा जाएंगे, नहीं, पहले आप अपनी चोरी ख़त्म करिए, फिर आप दूसरे के गिरबान पे हाथ डालिए कि बात यह कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मुझे जवाब दो। ख्वाजा साहब, इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम अपने प्रोग्राम को यहीं रैप करते हैं। व्यूअर्स, ख्वाजा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रोशनी डाली है। इनका कहना है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करे। गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने शुरू से ये कहा कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। ख्वाजा साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए। आज अगर हमारे मुल्क को तरक्की करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कोई रास्ता है नहीं अब हमारे पास। ख्वाजा साहब का कहना है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। जो भी जिस मद में पैसे कमा रहा है, अगर वो टैक्स सिबल लिमिट में आ रहा है तो उसको टैक्स लेना चाहिए, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वसूल करे या वो फेडरल गवर्नमेंट वसूल करे। क्योंकि अगर टैक्स बेस हमारा बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यूज़ अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हम अपने मुल्क में सब्सिडीज़ उसी वक्त दे सकते हैं कि जब टैक्स रेवेन्यूज़ हमारे ज़्यादा हों। और जो लास्ट बात ख्वाजा साहब ने की वो सबसे ज़रूरी है कि पहले हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि आज जब हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे तो हम सवाल करने के लायक होंगे, क्या हम सवाल पूछ सकेंगे। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। मुझे ज़ीशान मर्चेंट को इकनॉमिक व्यूज़ @24/7 ऑनलाइन से इजाज़त दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।